ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके अंदर किसी भी चीज को स्मेल करने की इनक्रेडिबल पावर थी। वो किसी भी चीज को स्मेल कर सकता था, यहाँ तक कि उन चीजों को भी जिसकी महक आम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, जैसे कि कांच, पानी, आग, यहाँ तक कि वो साफ हवा तक की खुशबू को महसूस कर सकता था। ये लड़का अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कुछ परफ्यूम्स बनाता है जो इस पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन परफ्यूम्स थे। वो चाहता तो अपने इस परफ्यूम बनाने के काम को आगे तक जारी रखकर वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन उसकी ये पावर्स जो पहले उसके लिए एक वरदान साबित हुई थी, वो धीरे धीरे उसे एक साइकोपैथ में बदल देती हैं। उसे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया की हर एक चीज की खुशबू महसूस कर सकता है, लेकिन उसकी खुद की कोई खुशबू नहीं है। इस लड़के का पागलपन इतना ज्यादा बढ़ने लगा था कि अब उसे एक ऐसा परफ्यूम बनाना था जो उसे उसकी खुद की महक दे सके। लेकिन उस परफ्यूम को बनाने के लिए वो लड़का कुछ ऐसे काम करता है जिसकी वजह से वो पूरे शहर का मोस्ट वांटेड सीरियल किलर बन जाता है। वो लड़कियों को पकड़कर उन्हें मारने के बाद उनकी बॉडी से परफ्यूम बनाता है और वो ये काम तब तक करता रहता है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। आखिर में वो उस परफ्यूम का क्या करता है और पकड़े जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है परफ्यूम द स्टोरी ऑफ ए मर्डरर। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जॉन बप्टिस्ट नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसे पिछले कई दिनों से काल कोठरी में बंद करके टॉर्चर किया जा रहा था। ये वही लड़का था जो परफ्यूम बनाता था और अपने गुनाहों के चलते पकड़ा गया था। जॉन को भरी सभा में उसके हाथ पैर, कंधे और रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे सूली पर लटकाने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जॉन की कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। इस सीरियल किलर के बारे में जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस समय जब जॉन अपनी माँ के पेट में था। ये साल था 1764। हम पर्शियन फिश मार्केट में जॉन की माँ को देखते हैं जिसका अभी 9वां महीना चल रहा था। हम देखते हैं कि उसी मार्केट में अचानक से उसका पेट दर्द होने लगता है और जॉन की माँ उसे जन्म देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे जन्म देने के बाद अपनी गोद में नहीं उठाती, बल्कि वो उसके साथ वो करती है जो कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसे लगा कि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन जॉन को जैसे ही होश आता है वो जोर जोर से रोने लगता है और उसे रोता हुआ देखकर सभी समझ जाते हैं कि उस औरत ने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की है। जीन की माँ को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है और उसे उसके इस घिनौने अपराध के लिए फांसी पर लटका दिया जाता है। हम देखते हैं कि जॉन को एक अनाथालय को सौंप दिया जाता है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे बच्चे रहा करते थे। बिना परवरिश के ये बच्चे किसी शैतान से कम नहीं थे। उनमें से एक जब उसे छूने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि जॉन उसके हाथों को पकड़कर उसे सूंघने लगता है। वो बच्चे उसे ऐसा करते देख थोड़े हैरान थे, लेकिन वो फैसला करते हैं कि वो आज रात उसे मार देंगे क्योंकि उसकी वजह से कोई उन्हें अडॉप्ट नहीं करता। वो जॉन का दम घोंटकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वार्डन उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और वो उन बच्चों को उनके इस घिनौने बर्ताव के लिए उन्हें बहुत मारती है। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं और जॉन 5 साल का हो जाता है। इतना बड़ा होने के बाद भी जॉन ने अभी तक बोलना नहीं सीखा था, लेकिन उसे पता चल गया था कि उसके अंदर सूंघने की अद्भुत शक्ति है और उसकी नाक बाकियों से ज्यादा सेंसिटिव है। जॉन हर एक चीज को सूंघता रहता था। उसके लिए फूलों की खुशबू, सड़ते हुए जानवर की बदबू, गंदगी, इंसान, जानवर, सब की स्मेल एक जैसी थी। उसके लिए स्मेल थी। उसने कभी भी खुशबू और बदबू में फर्क नहीं किया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने बोलना तो सीख लिया, लेकिन उसे ये भी समझ आ गया था कि जो चीज वो महसूस करता है वो उसे अपने शब्दों के जरिए लोगों को नहीं समझा सकता। वो अगर कोशिश भी करता था तो लोग उसे पागल समझते थे, इसीलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। जॉन जब बहुत बड़ा हो गया तो वार्डन उसे और अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने वही किया जो इतने सालों से वो बाकी बच्चों के साथ करती आई थी। उसने जॉन को 7 मार्क में एक आदमी को बेच दिया और अब जॉन को अपनी बाकी की जिंदगी किसी की गुलामी करके बितानी थी। हम देखते हैं कि इस बार वार्डन की किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो जब अपने पैसे लेकर वहाँ से जा रही थी तो कुछ चोर उसे पकड़कर उसके पैसे छीन लेते हैं और उसका गला काट कर उसे मार डालते हैं। जॉन पहली बार अपने शहर के बाहर निकला था और बाहर आकर उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये दुनिया उसने जितनी सोची थी असल में उससे कई ज्यादा बड़ी है। जॉन को जिन हालातों में काम कराया जाता था वैसे हालातों में बच्चे ज्यादातर 5 या 6 साल जिंदा रह पाते थे, लेकिन जॉन कोई आम बच्चा नहीं था। वो बिना एक शब्द बोले 15 से 16 घंटे काम करता था। इसी तरह देखते ही देखते वो बड़ा हो गया और क्योंकि इतने सालों में वही एक इतने समय तक टिक पाया था, इसीलिए उसका मालिक उसे पहली बार पेरिस जाने का मौका देता है। जॉन जैसे ही पेरिस में कदम रखता है उसे वहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं
जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसने कभी खुशबू और बदबू में फर्क नहीं किया था, लेकिन आज उसे चारों ओर सिर्फ अच्छी महक आ रही थी। जॉन को वहाँ पर एक परफ्यूम की दुकान दिखाई देती है। वो देखता है कि एक आदमी खुशबू को एक बोतल में बंद करके उसे बेच रहा था और लोग उसे उसके इस काम के लिए उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे। जॉन उस दुकान के सामने शाम तक खड़ा रहता है और वो बस अंदर छिड़के जाने वाले हर एक परफ्यूम को सूंघ रहा था। हम देखते हैं कि उसके सामने से एक लड़की गुजरती है और उसके शरीर से आने वाली महक सीधा जॉन के दिमाग में चढ़ जाती है। वो उसका पीछा करता है ये देखने के लिए कि उसके शरीर से ही ऐसी महक क्यों आ रही है। हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जॉन उसे रोककर उससे बात करने की जगह उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे सूंघने लगता है। वो लड़की उसके इस तरह के बर्ताव से बहुत घबरा गई थी, इसलिए वो डर कर भाग जाती है। लेकिन जॉन उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो चाहे कहीं भी जाए, लेकिन जॉन उसकी खुशबू से हमेशा उसे ढूंढ लेता था। हम देखते हैं कि वो लड़की जब देर रात को रुककर अपना काम कर रही थी तो जॉन उसे छुपकर देख रहा था। वो उसकी खुशबू से इतना ज्यादा फैसिनेट हो गया था कि वो उसके करीब आकर उसे स्मेल करने लगता है। वो लड़की जब उसे दोबारा देखकर चिल्लाती है तो जॉन को मजबूरन उसका मुंह बंद करना पड़ता है, क्योंकि उसका चिल्लाना उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। लेकिन जॉन इस पर जरा भी गौर नहीं करता कि उस लड़की का मुंह बंद करने की वजह से उसका दम घुट रहा था। जब जॉन अपने हाथ को उसके मुंह से हटाता है तो सफोकेशन की वजह से उस लड़की की मौत हो चुकी थी। जॉन का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, ये सब महज एक एक्सीडेंट था। लेकिन हम देखते हैं कि उसे मारने के बाद जॉन वहाँ से भागता नहीं, वो उस लड़की के कपड़ों को फाड़कर उसके शरीर को सूंघने लगता है। हम देखते हैं कि जब जॉन अपने मालिक के पास वापस लौटता है तो उसका मालिक उसे पूरे दिन गायब रहने के लिए बहुत मारता है। जॉन उस रात सोता नहीं, क्योंकि उसे वो खुशबू फिर से महसूस करनी थी। वो उस लड़की की खुशबू को हमेशा अपने पास रखना चाहता था, लेकिन अफसोस उसके मरने के बाद उसकी खुशबू कहीं गायब सी हो गई थी। जॉन को समझ आ गया था कि उसे खुशबू को प्रिजर्व करके रखना होगा, बिल्कुल उस परफ्यूम बेचने वाले आदमी की तरह। उसे सीखना था कि किसी भी खुशबू को बोतल में कैसे डाला जाता है। इसके बाद हम पेरिस के एक जाने माने परफ्यूमर को देखते हैं। इस आदमी का नाम ज्यूसेपे बाल्दिनी था और एक समय पर वो पेरिस का बेस्ट परफ्यूमर हुआ करता था। उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे परफ्यूम बनाए, लेकिन अब उसकी दुकान में सिर्फ और सिर्फ धूल थी, क्योंकि कोई उसके परफ्यूम्स खरीदने नहीं आता था। पेरिस में एक दूसरी दुकान के सिर्फ एक परफ्यूम की वजह से बाल्दिनी का पूरा बिजनेस बंद पड़ गया था। उस परफ्यूम का नाम था अमोर एंड साइकिक और उसकी महक पेरिस की हर गली में होती थी। बाल्दिनी कई सालों से उस परफ्यूम की हूबहू नकल बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसका बिजनेस दोबारा से रफ्तार पकड़ सके, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस परफ्यूम को बनाने का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है। एक रात हम देखते हैं कि जॉन उसके घर पर लेदर की डिलीवरी करने आता है। जॉन जब देखता है कि उसकी परफ्यूम की दुकान है तो वो उससे कहता है कि क्या आप इस लेदर पर अमोर एंड साइकिक परफ्यूम डालकर इसे खुशबूदार बनाने वाले हैं। बाल्दिनी उसे कहता है कि मैं भला किसी और का परफ्यूम क्यों इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास खुद के परफ्यूम्स हैं। जिस पर जॉन उसे कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपके कपड़ों, बालों और इस पूरे कमरे से सिर्फ उसी परफ्यूम की खुशबू आ रही है। वो बाल्दिनी से कहता है कि वो उसके लिए वैसा बहुत सारा परफ्यूम बना सकता है, उसे पता है कि वो किन किन चीजों की खुशबुओं को मिलाकर बना है। बाल्दिनी उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि उसे भी पता है कि अमोर एंड साइकिक कैसे बनता है, लेकिन सिर्फ ये पता होना काफी नहीं, उसे उन परफ्यूम्स को किस तरह मिलाकर बनाया गया है ये सिर्फ उसे बनाने वाले को ही पता होता है। और जब मैं इतने सालों से उसे नहीं बना पाया तो तुम्हें तो इस काम की जरा भी समझ नहीं है, तुम उसे भला कैसे बनाओगे। जॉन उसे कहता है कि उसे एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन उसकी नाक दुनिया की सबसे बेहतरीन नाक है और अगर वो उसे 5 मिनट का समय दे तो वो हूबहू अमोर एंड साइकिक बना सकता है। बाल्दिनी देखना चाहता था कि ये लड़का अपने कहे पर खरा उतरता है कि नहीं। जिसके बाद जॉन अलग अलग परफ्यूम्स को इकट्ठा करके उन्हें उल्टे सीधे ऑर्डर में एक दूसरे के साथ मिलाकर एक परफ्यूम तैयार करता है। बाल्दिनी जब उसे सूंघता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो परफ्यूम अमोर एंड साइकिक जैसा नहीं बल्कि अमोर एंड साइकिक ही था। जॉन उसे कहता है कि लेकिन ये बेस्ट परफ्यूम नहीं है, मैं इससे भी अच्छा परफ्यूम बना सकता हूँ। वो तुरंत भागकर कुछ और एसेंशियल ऑयल्स लाता है और उन्हें एक बार फिर से मिलाकर एक नया परफ्यूम बनाता है। वो बाल्दिनी को उसे स्मेल करके उसकी जांच करने के लिए कहता है, लेकिन बाल्दिनी उसे कहता है कि अभी उसका मूड नहीं है। वो जॉन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने अभी अभी जो देखा उतना ही हजम कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जॉन के जाने के बाद बाल्दिनी चुपके से उस परफ्यूम को टेस्ट करता है और ये परफ्यूम सच में अब तक का सबसे बेस्ट परफ्यूम था। एक ऐसा परफ्यूम जो वो शायद कभी अपनी पूरी जिंदगी भर की नॉलेज और हार्डवर्क से नहीं बना पाता। अगले दिन वो जॉन के मालिक के पास जाता है
और वो उसे 50 मार्क देकर जॉन को उसे खरीद लेता है। हम देखते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी जॉन के अपने मालिक को छोड़ते ही उसकी एक छोटी सी दुर्घटना की वजह से मौत हो जाती है। ये मानो ऐसा था जैसे कि जॉन अपने साथ किसी तरह की शराब को लेकर चल रहा था। इसके बाद वो दोनों मिलकर दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन परफ्यूम्स बनाते हैं और उसके नए फॉर्मूलों की वजह से उसकी दुकान पर फिर से भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। बाल्दीनी को फिर से प्रसिद्धि मिल गई थी और अब उसके घर में पैसों की किल्लत का नामो निशान नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि जॉन अभी भी खुश नहीं था। उसे सपनों में वो लड़की दिखाई देती थी जिसे उसने मार डाला था। वो उसकी खुशबू को अभी तक भूल नहीं पाया था और उसकी कमी को महसूस करना उसके लिए किसी कीमती चीज को खोने जैसा था। वो अपने मास्टर से कहता है कि उसे खुशबू को प्रिजर्व करना सीखना है। क्या वो उसे किसी भी चीज की खुशबू को बोतल में कैद करना सिखा सकते हैं ताकि वो दोबारा कभी उस खुशबू को भूले नहीं। बाल्दीनी को लगा कि वो फूलों, फलों या किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन असल में जॉन को किसी की सोल या फिर कहें कि आत्मा की खुशबू को कैद करना था। बाल्दीनी उसे 12 नायाब परफ्यूम्स के बारे में बताते हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया के हर एक परफ्यूम को बनाने के लिए किया जाता है। वो कहते हैं कि ऐसा ही एक 13वां परफ्यूम भी है, लेकिन आज तक उसे कोई भी नहीं बना पाया है और ऐसा माना जाता है कि उस परफ्यूम की स्मेल जन्नत जैसी होती है। इसके बाद वो जॉन को अपने परफ्यूम बनाने का फॉर्मूला एकदम शुरुआत से बताना शुरू करता है। हम देखते हैं कि वो बहुत सारे गुलाब के फूल खरीद कर लाते हैं और वो उसे बताता है कि इतने सारे गुलाब के फूलों से गुलाब के परफ्यूम की सिर्फ एक ही बूंद बन पाती है और इसीलिए ये परफ्यूम्स इतने महंगे होते हैं। वो लोग उन फूलों को उबालकर उसमें से एक बूंद परफ्यूम बाहर निकलकर आने का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच बाल्दीनी उसे ग्रास शहर के बारे में बताता है। वो कहता है कि कोई भी परफ्यूमर अपने आप को तब तक एक सच्चा परफ्यूमर नहीं कह सकता जब तक वो खुद को उस शहर में साबित ना कर सके, क्योंकि ग्रास खुशबुओं का शहर है और वहाँ पर दुनिया के सबसे बेहतरीन परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद उन गुलाबों से परफ्यूम की एक बूंद बीकर में आकर गिरती है और इस तरह जॉन समझ गया था कि इस डिवाइस की मदद से वो किसी भी चीज की खुशबू को बोतल में बंद कर सकता है। एक रात जब बाल्दीनी सो रहा था तो उसे नीचे से बहुत सारा शोर सुनाई देता है। वो जब नीचे आता है तो वो देखता है कि जॉन लोहा, लकड़ी, कांच और भी बहुत सारी चीजें उस मशीन में डालकर उनकी खुशबुओं को कैद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो बहुत परेशान था क्योंकि उनमें से किसी भी चीज का परफ्यूम नहीं बन पाया था। बाल्दीनी को पता चलता है कि उसने उसकी कैट को भी उस उबलते हुए पानी में डालकर मार दिया था। वो जॉन से कहता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, कुछ चीजों की स्मेल को कभी भी परफ्यूम में नहीं बदला जा सकता। ये सुनकर जॉन बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसका मास्टर उसे दुनिया की हर एक चीज की खुशबू को परफ्यूम में बदलना सिखाएगा। हम देखते हैं कि अपने मास्टर के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद जॉन के अंदर जीने की इच्छा बिल्कुल मर चुकी थी। वो बीमार पड़ जाता है और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। बाल्दीनी ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि उसे कुछ ना हो, नहीं तो उसके परफ्यूम का बिजनेस ठप पड़ जाता। जॉन बाल्दीनी से कहता है कि उसे परफ्यूम बनाना सीखना है, क्या वो उसे सिखा सकते हैं। बाल्दीनी भी अब हार मान चुका था क्योंकि उसे जो सीखना था वो कभी नहीं सिखा पाता। जॉन उसे कहता है कि क्या वो ये ग्रास में भी नहीं सीख सकता, जिस पर बाल्दीनी उसे कहता है कि वहाँ तुम कुछ भी सीख सकते हो। ये सुनकर जॉन कुछ ही दिनों में फिर से ठीक हो जाता है क्योंकि उसे अब ग्रास जाना था। बाल्दीनी उसे ग्रास जाने का मंजूरी नामा और उसके लिए खत लिखने को तैयार था, लेकिन बदले में उसे 100 नए परफ्यूम्स के फॉर्मूले चाहिए थे ताकि उसका बिजनेस चलता रहे। जॉन उसे 100 तो क्या 1000 फॉर्मूले भी दे सकता था, पर उसे अब किसी भी हालत में ग्रास जाना था। जॉन उसे नए फॉर्मूला देने के बाद वहाँ से चला जाता है, लेकिन एक चीज थी जो उसके साथ नहीं जाती और वो था उसका शराब। हम देखते हैं कि जिस दिन जॉन बाल्दीनी को वो 100 नए फॉर्मूले देकर गया था, उस दिन की रात बाल्दीनी के लिए सबसे सुहानी रात थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि एक भूकंप की वजह से बाल्दीनी का घर, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी का घर टूटकर ढह जाता है, जिसके अंदर दबकर उसकी मौत हो जाती है। बाल्दीनी के साथ भी आखिर में वही हुआ था जो जॉन की माँ, उस वार्डन और जॉन के पिछले मालिक के साथ हुआ था। वो सभी किसी कर्ज का शिकार हुए थे। हम देखते हैं कि जॉन जैसे जैसे पेरिस से दूर जा रहा था वैसे वैसे उसकी खुशियां बढ़ती जा रही थीं। लेकिन एक दिन चलते चलते उसे एक ऐसी गुफा दिखाई देती है जहां पर किसी भी चीज की स्मेल नहीं आती थी। जॉन जब उसके अंदर कुछ देर बैठता है तो उसे वहां पर एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। वो सब कुछ मानो भूल सा गया था, यहाँ तक कि अब उसे ग्रास भी नहीं जाना था। कुछ महीने उस गुफा में रहने के बाद जॉन दुनिया से मानो कट सा गया था और एक रात उसे वो महसूस होता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जॉन को पता चलता है कि उसके अंदर खुद की कोई स्मेल नहीं थी। वो तुरंत बाहर आता है और अपने शरीर को साफ करता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आ रही थी।
जॉन एक बार फिर से ग्रास की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसे दुनिया को दिखाना था कि उसका भी कोई अस्तित्व है। उसे खुद के लिए खुशबू बनानी थी। हम देखते हैं कि जब वो ग्रास में पहुंचने वाला था, तभी उसे एक बार फिर से किसी की खुशबू आती है। ये बिल्कुल वैसी ही खुशबू थी जैसा कि उस लड़की की थी जिसे उसने पेरिस में मारा था। वो उस लड़की का पीछा करता है और उसके घर के बाहर खड़े होकर उसे महसूस करने लगता है। जॉन ने फैसला कर लिया था कि उसे उस लड़की की खुशबू को कैद करना है, लेकिन वो ये कैसे करेगा ये उसे नहीं पता था। इसके बाद जॉन ग्रेस की एक परफ्यूम फैक्ट्री में काम करने लगता है। वो देखता है कि यहाँ पर लोग स्मेल को प्रिजर्व करने के लिए एनिमल फैट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ जैसा उसके मास्टर ने नहीं किया था। उसे अब ट्रेस करना था कि क्या वो किसी के शरीर से उसकी खुशबू को निकाल सकता है। एक रात वो एक लड़की के पास जाता है और उसे मारकर एक बड़े से बॉयलर के अंदर डाल देता है। जैसे वो फूलों से उनका परफ्यूम निकाला करता था, वैसे ही वो उस लड़की की स्मेल का परफ्यूम बनाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे किसी के आने की आवाज आती है। एक औरत उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसे कल रात जॉन ने मार दिया था। वो जब कंटेनर पर इतना बड़ा कपड़ा देखती है तो वो उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे ऐसा करने से रोक लेता है। कुछ देर बाद वहाँ फैक्ट्री का मालिक भी आ जाता है और वो भी जॉन से पूछता है कि उसने कंटेनर पर इतना बड़ा कपड़ा क्यों लगा रखा है। जॉन उसे कहता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो फूलों को सूरज की रोशनी से बचाना चाहता है ताकि वो परफ्यूम और भी अच्छा बने। उसका मालिक बीकर में रखे पानी को स्मेल करता है और उसे बताता है कि उसे नहीं लगता कि उसका ये एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है, क्योंकि मुझे तो कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। जॉन समझ गया था कि वो ये काम यहाँ नहीं कर सकता, उसे कोई और तरीका ढूंढना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है। वो उसे उसके साथ थोड़ी देर रहने के लिए अच्छे खासे पैसे देने को तैयार था। जॉन उसे कमरे में ले जाकर उसके शरीर पर एनिमल फैट लगाने लगता है और वो उसे बताता है कि वो उसके शरीर से परफ्यूम बना रहा है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही वो लड़की घबराने लगती है। जॉन उसे शांत रहने को कहता है, पर वो और घबरा रही थी और वो उसके पैसे उसे वापस करके वहाँ से जाने लगती है। जॉन उसे जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उस लड़की को भी मार डालता है। जॉन उसकी बॉडी को एनिमल फैट में लपेटकर थोड़ी देर इंतजार करता है ताकि उसकी खुशबू उस फैट में प्रिजर्व हो जाए। उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद जॉन उस फैट से परफ्यूम बनाने लगता है। उस परफ्यूम में बिल्कुल उस लड़की की खुशबू थी जिसे उसने मारा था। हम देखते हैं कि उसे टेस्ट करने के लिए जॉन उस परफ्यूम की एक बूंद को अपने हाथ पर गिराकर एक डॉग के पास जाता है। ये डॉग उसी प्रोस्टिट्यूट का था जो उस खुशबू को पहचान कर जॉन के पास दौड़ा चला आता है। जॉन, जो कि पहले एक मासूम लड़का हुआ करता था, वो धीरे धीरे कैसे एक सीरियल किलर में बदलता जाता है, उसे इसकी खुद भी भनक नहीं होती। एक रात वो फिर से उस लड़की के घर पर आता है। इस लड़की का नाम लॉरा रिचिस था और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। हम देखते हैं कि उसके डैड रिचिस उस रात उसकी सगाई अपने पसंद के एक लड़के के साथ तय कर देते हैं और ये सब देखकर जॉन को कहीं ना कहीं जलन हो रही थी। उस पार्टी में मौजूद सभी लड़कियां जब लुका छुपी खेलने के लिए एक भूल भुलैया में जाती हैं, तो जॉन वहीं छुपकर लॉरा को किडनैप करने की तैयारी कर रहा था। लॉरा को जब उस भूल भुलैया में किसी अनजान आदमी की परछाई दिखाई देती है तो वो बहुत घबरा जाती है और खेल छोड़कर तुरंत वहां से भाग जाती है। हम देखते हैं कि सभी लड़कियां वापस आ गई थीं, सिवाय एक को छोड़कर। दरअसल जॉन ने उनमें से एक को पकड़ लिया था और वो उसके साथ भी वही करता है जो उसने उन बाकी लड़कियों के साथ किया था। वो उसे मारकर उससे परफ्यूम बना लेता है। जिन परफ्यूम्स को जॉन तैयार कर रहा था उनकी असल में कोई महक नहीं थी, लेकिन उनके अंदर किसी तरह का जादू था। उस परफ्यूम की पावर का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब जॉन का मालिक उसकी ओर गुस्से में चिल्लाता हुआ आ रहा था तो उसके पास आते ही उसका गुस्सा अचानक से शांत हो जाता है और वो जॉन को डांटने की जगह उससे प्यार से बात करने लगता है। क्योंकि जॉन ने उन लड़कियों को मारकर उनकी लाशों को तालाब में फेंक दिया था, इसीलिए जल्द ही लोगों को पता चल जाता है कि कोई सिरफिरा लड़कियों का शिकार कर रहा है। हम देखते हैं कि जॉन अब और भी लड़कियों को मारने लगा था। वो अपने मास्टर की ही तरह परफ्यूम की उन 12 बॉटल्स को इकट्ठा कर रहा था, जिनकी मदद से वो अपना आखिरी परफ्यूम बनाता। पूरे शहर में डर का माहौल था क्योंकि लड़कियां एक एक करके रहस्यमय तरीके से गायब हो रही थीं। लोगों को लगने लगा कि ये किसी शैतान का काम है, इसीलिए ग्रास के मेयर ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगाने के ऑर्डर्स दिए। जिस किसी की भी पत्नी और बेटियां थीं, उन्हें घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। रिचिस उन्हें कहता है कि ये किसी शैतान का काम नहीं, ये जो कोई भी है जरूर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है, कुछ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा उनके शरीर पर किसी भी तरह के घाव और जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे।
हम देखते हैं कि शहर में सभी को एक दूसरे के ऊपर शक होने लगा था और इसी चक्कर में लोग एक दूसरे को सिर्फ शक के आधार पर मार रहे थे। और जॉन ने अपनी लगभग सारी बोतल्स में परफ्यूम भर लिया था और अब सिर्फ एक बोतल बची हुई थी जिसे वो लॉरा के शरीर से भरने वाला था। एक दिन जब शहर के सभी बुद्धिजीवी इस किलर को ढूंढने के बारे में विचार कर रहे थे, तभी उन्हें एक खबर मिलती है। खबर ये थी कि उन्होंने उस आदमी को ढूंढ लिया था जिसने उन सभी लड़कियों को मारा है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जॉन नहीं था। ये कौन था और उसने अपना गुनाह क्यों कबूल किया, इसके बारे में कोई बहस नहीं की जाती। सभी खुश थे कि आखिरकार गुनहगार पकड़ा गया। लेकिन रिचेस को अभी भी यकीन नहीं था। वो हर समय चौकन्ना रहता था क्योंकि उसकी भी एक बेटी थी और क्या पता कि उसका अगला शिकार वही हो। लॉरा और गांव के सभी लोग खुशी के मारे जश्न मना रहे थे, पर रिचेस अपनी बेटी को वहां से चलने के लिए कहता है। लॉरा को उनका ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उनसे नाराज होकर वहां से चली जाती है। वो इस बात से अनजान थी कि जॉन अंधेरे में छुपकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। लॉरा उसका शिकार बनने ही वाली थी कि तभी उसे अपने डैड की पीछे से आवाज आती है और वो भागकर उनके पास चली जाती है। लॉरा अपने इस तरह के व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए वो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि आज के बाद वो कभी बाहर नहीं जाएगी। रिचेस अपनी बेटी को किसी भी हालत में सुरक्षित देखना चाहता था, इसलिए वो अब फैसला करता है कि अब वो शहर में नहीं रहेगी। अगले दिन वो लॉरा को शहर से निकालने का इंतजाम करते हैं। जॉन जब सो रहा था तो उसे महसूस होता है कि लॉरा की खुशबू धीरे धीरे मानो गायब सी हो रही थी। वो तुरंत उठकर लॉरा की खुशबू का पीछा करता है। वो गार्ड से पूछता है कि लॉरा किस ओर गई है। हालांकि गार्ड उसे जानबूझकर गलत रास्ता बताता है, लेकिन फिर भी जॉन को अपनी नाक पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो उसकी खुशबू का पीछा करते हुए सही रास्ते पर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस प्रोस्टिट्यूट का डॉग, जो कई दिनों से जीन के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था, वो आखिरकार उस प्रोस्टिट्यूट के बालों को ढूंढ लेता है जिसे जॉन ने उस परफ्यूम फैक्ट्री के नीचे दबा रखा था। फैक्ट्री का मालिक उस डॉग को देख लेता है और जब उस जगह की खुदाई की जाती है तो उन्हें एक एक करके उन सभी लड़कियों के कपड़े और कटे हुए बाल मिलते हैं। अब ये कंफर्म हो गया था कि जॉन ने ही उन सभी लड़कियों को मारा था, क्योंकि वो उन्हें मौकाए वारदात पर नहीं मिलता। वो गार्ड कंफर्म करता है कि जॉन लॉरा के पीछे गया है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिचेस लॉरा के लिए एक होटल के सभी कमरे बुक कर देता है ताकि उसके पास कोई दूर दूर तक ना भटक पाए। वो लॉरा से कहते हैं कि उसने उसकी शादी का दिन और तारीख तय कर ली है और उसे जल्द ही शादी करनी पड़ेगी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जॉन सिर्फ कुंवारी लड़कियों को मार रहा था। हालांकि लॉरा उनके इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस रात वो अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, इस बात से अनजान कि जॉन ने उसे ढूंढ लिया था और वो उसके होटल के बाहर ही खड़ा था। हम देखते हैं कि वो चुपके से उसके कमरे में आता है और वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे मारने आया था, लेकिन उसे देखकर वो सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह जब रिचेस अपनी नींद से उठकर अपनी बेटी के पास जाता है तो वो देखता है कि जॉन ने लॉरा को भी बाकी लड़कियों की तरह ही मार डाला था। दूसरी तरफ जॉन के पास अब वो सभी 12 परफ्यूम्स थे जिसे उसने 12 लड़कियों को मारकर बनाया था। वो उन्हें आपस में मिलाकर एक नया परफ्यूम बनाता है और ये परफ्यूम उन सब परफ्यूम में से सबसे पावरफुल था। लेकिन हम देखते हैं कि शहर की पुलिस जो जॉन को ढूंढ रही थी वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जॉन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन फिर भी वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं क्योंकि उसके गुनाह माफी लायक नहीं थे। रिचेस उससे पूछता है कि उसने उसकी बेटी को क्यों मारा, जिस पर जॉन उसे कहता है कि उसे उसकी जरूरत थी। रिचेस को समझ नहीं आता कि वो उसके साथ क्या करे। उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो उसे सिर्फ मार कर शांत नहीं होता। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो अपनी बेटी की मौत के बराबर उसे कोई सजा दे सके। वो बस सहमा हुआ था। हम देखते हैं कि ग्रेस के मेयर सभी लोगों के सामने उसके हाथ पैर तोड़कर उसे सूली पर लटकाने की सजा देते हैं। सभी बाहर उसकी मौत का जश्न मनाने के लिए खड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ जॉन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके पास अभी भी उसके परफ्यूम की वो बोतल थी जिसे उसने पकड़े जाने से पहले अपने पास रख लिया था। जब पुलिस उसे लेने आती है तो जॉन उसकी कुछ बूंदें निकालकर अपने शरीर पर गिरा लेता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस परफ्यूम की असली पावर। हम देखते हैं कि जहां वो लोग उसे किसी मुजरिम की तरह घसीटकर लोगों के सामने पेश करने वाले थे, वो असल में उसका उल्टा करते हैं। जॉन को शहर के सबसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और जैसे जैसे वो लोगों की भीड़ को पार कर रहा था, लोग मानो भूलते जा रहे थे कि जॉन एक खूनी था। उस परफ्यूम की वजह से सभी मानो हेलुसिनेट कर रहे थे।
जॉन अपनी जेब से एक कपड़ा निकालता है और उसमें एक बूंद परफ्यूम लगाकर उसे हवा में फहराने लगता है। उसके ऐसा करते ही सभी लोग उसे बेगुनाह कहने लगते हैं और उसकी सजा रोकने की डिमांड की जाती है। लोग उस इत्र के नशे में इतने लीन हो गए थे कि शहर के लोग एक साथ मिलकर ऑर्जी परफॉर्म करने लगते हैं। बेसिकली सभी लोग उसके सामने इंटीमेट होने लगते हैं। जब जॉन उन लोगों को एक दूसरे के साथ इस तरह के काम करते हुए देखता है तो वो एक बार फिर से उस लड़की को याद करने लगता है जिसे उसने सबसे पहले मारा था। जॉन उसे याद करके रोने लगता है। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया उसे अब उसका पछतावा था। वो समझ जाता है कि अगर उसे उस लड़की की खुशबू पसंद थी तो उसे मारने की जरूरत नहीं थी। वो हमेशा उसके साथ रह सकता था और उसकी खुशबू कभी खत्म नहीं होती। हम देखते हैं कि एक रिची सी था जिसके ऊपर उस परफ्यूम का असर पूरी तरह से नहीं हुआ था, क्योंकि उसके अंदर गुस्से और बदले की भावना थी। लेकिन वो जैसे ही उसे मारने आता है हम देखते हैं कि वो भी खुद को उस परफ्यूम के जादू से बचा नहीं पाता। रिची जॉन को मारने की जगह उससे उल्टा माफी मांगने लगता है और उसके पैरों में गिरकर रोने लगता है। हम देखते हैं कि जॉन इसके बाद वहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकता। वो समझ गया था कि ये उसकी दुनिया नहीं है। उसके पास इतना परफ्यूम था कि अगर वो चाहता तो पूरी दुनिया का मसीहा बन सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बल्कि वो वापस वहीं जाने लगता है जहां से वो आया था। हम देखते हैं कि जब ग्रास के सभी लोगों को होश आता है तो वो खुद को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जो उनके लिए बड़े शर्म की बात थी। वो उस परफ्यूम की वजह से ऐसे लोगों के साथ इंटीमेट हो चुके थे जो उनके मोराल यानी उनके सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ था। सभी लोगों की कमेटी बिठाई जाती है और वो फैसला करते हैं कि आज के बाद कोई भी इस दिन के बारे में बात नहीं करेगा और इस मनहूस दिन को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाएगा। हम देखते हैं कि उस फैक्ट्री के मालिक को बहुत टॉर्चर किया जाता है और क्योंकि उन लड़कियों के बाल और कपड़े उसी फैक्ट्री में पाए गए थे इसीलिए उसे 14 घंटों तक टॉर्चर किया जाता है और आखिर में वो बेचारा हार मानकर अपना झूठा बयान दे देता है कि हाँ उसने ही उन सभी लड़कियों को मारा था, जिसके बाद उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं जो उस जगह पहुंच गया था जहां पर उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। उस जगह की हालत बद से बदतर हो गई थी। जॉन को अपने पापों का प्रायश्चित करना था, इसलिए वो अपने ऊपर उस परफ्यूम की पूरी बोतल गिरा लेता है। अब सोचिए कि उस परफ्यूम की सिर्फ एक बूंद की वजह से जब पूरे शहर ने अपना होश खो दिया तो उस पूरी बोतल से क्या हो सकता था। हम देखते हैं कि वहाँ के सभी लोग जॉन के ऊपर एक एक करके चढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते वो उसे खाने लगते हैं। वो जॉन के मांस का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ते और आखिर में उसके कुछ चीथड़े ही जमीन पर रह जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सभी उसे भूल चुके थे। इसी के साथ जॉन के पाप से लेकर प्रायश्चित की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस परफ्यूम की आखिरी बूंद अभी भी बची हुई थी जो उसी जमीन पर गिर जाती है और उसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। टेल मी इन द कमेंट्स कि अगर आपके पास ये पावर्स होती तो आप इन पावर्स का क्या करते? क्या एक परफ्यूम की दुकान खोलकर दुनिया के सबसे बेस्ट परफ्यूम्स बनाते या फिर जॉन की तरह अपनी तलाश को जारी रखते बिना ये सोचे समझे कि इन सब का अंत किस मोड़ पर आकर रुक लेगा?